गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की हिस्ट्री का लेसन आगे का पढ़ाने जा रहे हैं। आपका जो पिछला लेसन था वो इस बार सिलेबस में कट हो चुका है। आपका यही लेसन इस सिलेबस में आएगा। हम आपको सिलेबस कुछ दिन बाद उसके सिलेबस की पिक सेंड कर देंगे। आपका ये लेसन है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, वैश्विक दुनिया का बनना। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम विच इज़ हार्डली 50 ईयर ओल्ड। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है जो शायद ही 50 साल पुराना है। बट द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड हैज़ बीन टेकन मैनी मोर ईयर। लेकिन वैश्विक शब्द बनने में उसे कई और साल लग गए। टू अंडरस्टैंड दिस हिस्ट्री वी नीड टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, माइग्रेशंस, पीपल सर्च फॉर वर्क, द मूवमेंट ऑफ कैपिटल etc। इसे समझने के लिए, इसके इतिहास को समझने के लिए हमें पारंपरिक प्रवास के इतिहास, लोगों की काम की तलाश, पूंजी की आवाजाही आदि को समझने की ज़रूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पेज थ्रू विच द वर्ल्ड हैड इमर्ज। हमें उन विभिन्न चरणों को समझना होगा जिनके माध्यम से हमारी दुनिया उभरी हुई है। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, पूर्व आधुनिक दुनिया। पहला है द ट्रेवल ट्रेजर ट्रेड्स एंड पिलग्रिमेज ट्रेवल वास्ट डिस्टेंस इन सर्च ऑफ नॉलेज, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट or the escape persuasions. They carried article, value and skill even including diseases. जो यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान की खोज, अवसरवादी मीन्स जिसको अवसर की तलाश रहती है, जो काम की तलाश में यहाँ आ जाता है। आध्यात्मिक या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। उत्पीड़न मीन्स क्या होता है? जो प्रताड़ित किया जाता है या जिसको टॉर्चर किया जाता है उससे बचने के लिए कहीं दूर चला जाए। ताकि उन्होंने लेख, मूल्य और कौशल, यहाँ तक की बीमारियों को भी शामिल किया। लेख, मूल्य और कौशल मतलब लिखने वाली चीज़ें, पैसे, कौशल, टेक्निकल चीज़ और बीमारी। जब वो एक जगह से दूसरी जगह आते थे तो वहाँ की बीमारियाँ भी उनके साथ यहाँ वहाँ होने लगी। Second, the Harappan people used coastal region for sea trade as earlier as 3000 BCE। हड़प्पा के लोग समुद्र के व्यापार के लिए तटीय क्षेत्रों का उपयोग 3000 ईस्वी पूर्व मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया। They trade with Mesopotamia for centuries. Cowries or seashells from the Maldives were used as form of currency between China and East Africa। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किया और सदियों से मालदीव से कौड़ियाँ या सीसेल का उपयोग चीन और पूर्वी अफ्रीका के बीच मुद्रा के रूप में किया गया था। मतलब जो चीन और पूर्वी अफ्रीका था उसके बीच में करेंसी के जगह क्या होता था? सीसेल्स और कौड़ियाँ ट्रांसफ़र होती थी, एक्सचेंज होते थे। इंडिया ग्लोबल लिंक वॉज फर्मली स्टेबलाइज बाई द 13th सेंचुरी। भारत का जो वैश्विक कड़ी है उसे 13वीं शताब्दी तक मजबूती से स्थापित किया गया था। सिल्क रोड लिंक द वर्ल्ड, सिल्क का रास्ता दुनिया को जोड़ना, सिल्क रूट से दुनिया को जोड़ना। द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एवरेज प्री मॉडर्न ट्रेड्स एंड कल्चर लिंक बिटवीन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट जो है सिल्क रूट दुनिया के सुदूर हिस्सों के बीच जीवांत पूर्व आधुनिक व्यापार और संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। मतलब व्यापार और संस्कृति, बिजनेस भी होते थे, संस्कृतियाँ भी होती थी। ये एक गुड एग्जांपल है। संस्कृति कैसे? एक लिंक बना हुआ था। जब कहीं पे लोग जाते हैं या आते हैं तो वो वहाँ की संस्कृति भी अपने साथ ले लेते हैं, थोड़ी बहुत वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन जाते हैं। हिस्टोरियन हैव identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast region of Asia and link Asia with Europe and Northern Africa. They are known to have existed since before the Christian era and lived almost till the 15th century. इतिहासकारों ने कई रेशम मार्गों की पहचान की। भूमि और समुद्र के द्वारा एशिया के विशाल क्षेत्रों में एक साथ बुनाई और एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ते हुए वे ईसाई युग से पहले से अस्तित्व में हैं और लगभग 15वीं शताब्दी तक संपन्न हुए। मतलब इतिहासकार ने बहुत से रेशम की रास्तों की पहचान की, सिल्क रोड्स की बहुत सी खोज की। वो ज़मीन से और समुद्र के रास्ते जाते थे। वे एक बड़ा सा एरिया बुनाई के काम के लिए यूज़ करते थे। एशिया
को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ते थे। ये जो सिल्क का रास्ता था किसको जोड़ता था? एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ जोड़ता था। ईसाई युग से पहले से अस्तित्व में है, लगभग 15वीं शताब्दी तक संपन्न हुए हैं। Trade and culture exchange always went hand in hand. Christian missionaries and Muslim preachers traveled this road to Asia. Buddhism emerged from eastern India to spread in several directions thought intersections point on the Silk Roads. व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान हमेशा हाथ से जाता रहा। मतलब जैसा हमने आपको पहले बताया, व्यापार संस्कृति हमेशा हाथ से आदान प्रदान होता रहा। जैसा कि हमने आपको बताया था, ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम प्रचारकों ने इस मार्ग से एशिया की यात्रा की। मतलब ईसाई के जो मिशनरियों थे और मुस्लिम के प्रचारक थे, इस रास्ते से एशिया की यात्रा करते थे। पूर्वी भारत से बौद्ध धर्म का उदय रेशम मार्ग पर अंकन के माध्यम से कई दिशाओं में हुआ। मतलब जो पूर्व इंडिया है जो आपका, उसमें क्या है, जो ये बौद्ध धर्म की एंट्री हुई है वो कहाँ से हुई है? ईस्टर्न इंडिया में। आपके इसी रास्ते से बौद्ध धर्म का एंट्री हुआ है। फूड ट्रेवल्स, स्पेगेटी एंड पोटैटोज। खाने की ट्रेवल्स करना, खाने की चीज़ों का, जिसमें स्पेगेटी एंड पोटैटो। स्पेगेटी मीन्स नूडल्स, आप समझ सकते हो। फूड ऑफर मैनी एग्जाम्पल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज ट्रेडर्स एंड ट्रेवल इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रेवल। नूडल्स ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। अरब ट्रेडर टू पास्ता ऑफ 15th century सिकली ऑन आइसलैंड, नाउ इन इटली। फूड जो है लंबी दूरी के सांस्कृतिक आदान प्रदान में कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। व्यापारियों और यात्रियों ने अपनी यात्रा की भूमि पर नई फसलों को पेश किया। मतलब जो व्यापारी और यात्री थे, यात्रा के दौरान जमीन पर नई नई फसल उगाने लगे। नूडल्स ने चीन से पश्चिम की और स्पैगेटी बनकर यात्रा की। अरब व्यापारी पास्ता को 50वीं शताब्दी के सिसिली, इटली के द्वीप में ले गए। मतलब नूडल्स क्या है, चीन के पश्चिमी एरिया में स्पैगेटी नाम से पहुंचने लगा, और जो पास्ता है वो अरब से निकल के इटली के सिसिली द्वीप में पहुंचने लगा। Some of India's favorite food items like potatoes, soya, groundnut, maize, tomato, chili, sweet potato, etc. originally belonged to the Americas. This was accidentally discovered by Christopher Columbus. अब भारत के कुछ पसंदीदा खाद्य पदार्थ जैसे आलू, सोया, मूंगफली, मटर, मिर्च, शकरकंद इत्यादि मूल रूप से अमेरिका के थे, जो कि क्रिस्टोफर अंजीर द्वारा खोजा गया था। These crops were commonly grown in Northern America, South America and Caribbean islands. ये जो क्रॉप्स है, ये फसलें आमतौर पे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियाई द्वीपों में उगाई जाती थीं। The introduction of certain crops of lifesavers. The Europe's poor were benefit from the introductions of potatoes with good nutrition and health. They become so dependent on potatoes that thousands in Ireland perished in 1814 during the Irish potato famines. कुछ फसलों का परिचय जीवन रक्षक के रूप में दिया गया। यूरोप में गरीबों को अच्छे पोषण तत्वों और स्वाद के साथ साथ आलू की शुरुआत से लाभान्वित किया गया। वे आलू पे इतने निर्भर हो गए कि आयरलैंड में हजारों लोग आयरिश आलू अकाल के दौरान 1840 में नष्ट हो गए। देखिए बताया गया है कि न्यूट्रिशन के लिए लोग आलू का उपयोग करने लगे यूरोप में, पर वही आलू वहाँ पे इतना घातक साबित हुआ कि वहाँ के लोग, आयरलैंड के लोग जो हैं वो आलू पे डिपेंड हो गए। और जब वहाँ पे आलू का अकाल पड़ा, आयरिश आया, तो 1840 में हजारों लोग आलू न खाने की वजह से मर गए। कॉन्क्रीट डिसीजेस एंड ट्रेड्स, विजय, रोग और व्यापार। The pre-modern world shrank greatly in 16th century after European sailors found the sea routes to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. 4 centuries before the Indian Ocean had known a bustling trade. The entry of the European helped expand or redirect some of this flow toward Europe. पूर्व आधुनिक दुनिया 16वीं शताब्दी में यूरोपीय नाविकों के एशिया के लिए समुद्री मार्ग के पार बहुत सिकुड़ गई थी और सफलतापूर्वक अमेरिका के लिए पश्चिम सागर पार कर गई थी।
सदियों से हिंद महासागर में एक हलचल व्यापार के लिए जाना जाता है। सदियों से हिंद महासागर में जो एक हलचल सदियों से हिंद महासागर में जो हलचल होती है वो किसके लिए होती थी? व्यापार के लिए जाना जाता है। यूरोपियों की प्रविष्टि ने यूरोप की ओर इस इनमें से कुछ प्रवाह का विस्तार या पुनर्निर्देशन करने में मदद की। 16वीं शताब्दी से अमेरिका की विशाल भूमि और प्रचुर मात्रा में फसलों और खनिज ने व्यापार और जीवन को हर जगह बदलना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका की जो बहुत बड़ी जमीन थी और प्रचुर मात्रा में जो वहाँ के फसल थे और खनिज थे, उसने क्या किया, व्यापार और जीवन, बिजनेस और जीवन दोनों को चेंज करना शुरू कर दिया। From the 16th century के अमेरिका वार्सलैंड अबॉन्डेंट क्रॉप द मिनरल बिगेन द ट्रांसफॉर्म ट्रेड एंड लिव एवरीवेयर। जैसा कि हमने आपको बताया 16th सेंचुरी में अमेरिका में क्रॉप्स ने और मिनरल्स ने वहाँ के बिजनेस को चेंज करना, सही जगह बिजनेस को चेंज करना शुरू कर दिया। माइनिंग ऑफ प्रीसियस मेटल फ्रॉम प्रेजेंट डे पेरू एंड मेक्सिको enhanced Europe wealth and finance its trades with Asia. Legend appeared in 17th century Europe became some South America favored wealth. Many expeditions set off in search of Eudoro and favored city of gold. वर्तमान में जो क्या था वहाँ पे, पेरू और मेक्सिको से कीमती धातुओं का खनन, यूरोप की संपत्ति में वृद्धि, एशिया के साथ अपने व्यापार का वृत्त पोषित किया। 17वीं शताब्दी में यूरोप में दक्षिण अमेरिका की प्रसिद्ध संपत्ति के बारे में किंवदंतियों का प्रसार हुआ। सोने के काल्पनिक शहर एल डेरेडो की तलाश में कई अभियान चले। सोने के जो काल्पनिक शहर थे एल डेरेडो, इसकी कई तलाश चले। European conquest was not just a result of superior firepower. Most powerful weapons of the Spanish conqueror was the gem, such those of smallpox that they carried on their person because of their long isolation. America original inhabited had no immunity against these diseases. Smallpox one introduction speared deep into the continent, ahead even of any European reaching there. It killed the decimated whole communities, paving the way for conquest. स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार चेचक जैसे रोगाणु थे। स्पेनिश का सबसे विजेता का क्या था, सबसे शक्तिशाली हथियार क्या था, चेचक था के रोगाणु थे, जो उन्होंने अपने व्यक्ति पर किए थे। उनके लंबे अलगाव के कारण अमेरिका के मूल निवासियों में इन बीमारियों के खिलाफ कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनके पास इसके बचाव की कोई भी चीज़ नहीं थी। चेपलेक्स एक बार महाद्वीप में गहरे फैलने के बाद किसी भी यूरोपियों के वहां तक पहुंचने से पहले ही इसने पूरे समुदाय को मार डाला और विजय का मार्ग प्रशस्त किया। Poverty, hunger, cities, deadly diseases, religious conflict, the pressures of religious diseases forced thousands of Europeans and fill Europe for America. गरीबी, भूखमरी, भीड़ भरे शहर, जानलेवा बीमारियां, फ्रिंगली संघर्ष और धार्मिक असंतोषों के अभियोजना ने हजारों यूरोपियों को अमेरिका के लिए यूरोप भागने पर मजबूर कर दिया। फ्रॉम द 15th century, China restriction overseas contact and retreated into isolation. China reduces role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westernwards. Europe now emerges as the center of the world's trade. 15वीं सदी से चीन ने ओवरस संपर्क को प्रतिबंधित कर दिया और अलगाव में वापस आ गए। चीन ने भूमिका को कम कर दिया और अमेरिका के बढ़ते महत्व ने धीरे धीरे दुनिया के केंद्र को पश्चिम में स्थानांतरित कर दिया। यूरोप विश्व व्यापार के केंद्र के रूप में उभरा। देखिए, जैसा आपको बताया गया है कि विजय, बीमारियां और ये आपका जो था पीछे, जैसा कि हमने बताया आपको, कॉन्क्रीट डिजीज एंड ट्रेड, विजय, व्यापार और बीमारियां। तो इसमें आपने सब चीज़ देखा कि कैसे चेचक की बीमारी वहाँ पे छोड़ दी गई थी। उस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अमेरिका के लोग मरने लगे, वहाँ पे यूरोपीय लोग जब तक नहीं पहुँचे थे। ये एक तरीके से वहाँ पे विजय हुआ था कि जो कंट्रीज़ थी वो कैसे उस पर विजय करती है, वो दिखाया गया था आपका। और
लोग भुखमरी के कारण कैसे मरने लगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। अब आपको पढ़ाएंगे द 19th सेंचुरी 1815 एंड 1914। ये आपको पढ़ाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये पढ़ाएंगे। आपको जो जो सिलेबस आपको बताया जाएगा, आपको इस सिलेबस एक दिन हम सेंड कर देंगे, आप उसी अकॉर्डिंग अपना अपना तैयार करो।